नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज के वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में। पहला सवाल दे रखा है, आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर होगा द मानव विकास सूचकांक। दूसरा है, अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वह कहलाती है। तो आंसर होगा स मध्यवर्ती वस्तुएं। तीसरा सवाल है कि राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आय विधि, व व्यय विधि, स उत्पाद विधि और द उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा द उपरोक्त सभी। चौथा है, आर्थिक विकास का सही सूचक कौन सा है? तो वो 4 ऑप्शन में आंसर सही होगा, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो आंसर होगा ब अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को। छठवां सवाल है कि टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर किन अंतिम वस्तुओं के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आय, व बचत, स जन्म दर और द उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा द उपरोक्त सभी। आठवां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है? तो दे रखा है, चीनी उत्पादन में मशीनों का प्रयोग, ब कार चलाने में पेट्रोल का प्रयोग, स बिस्कुट बनाने में आटे का प्रयोग और द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा स मध्यवर्ती, जो बिस्कुट बनाने में आटे का प्रयोग, यानी आटा है मध्यवर्ती वस्तु। नवा सवाल है कि राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है जब, आंसर होगा ए भरण बराबर ऋण होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है। 10वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आंसर होगा स उपभोक्ता द्वारा बाजार से ब्रेड खरीदना। 11वां सवाल है कि निम्न में से किसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा द पुराना मकान खरीदने पर व्यय। 12वां सवाल है, सक्रिय प्रवाह में शामिल किया जाता है। तो आंसर होगा द अंतिम वस्तु और सेवाओं को। 13वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे घरेलू आय में शामिल किया जाएगा? तो आंसर होगा ब अमेरिका में भारतीय दूतावास में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों का वेतन। 14वां है, निम्न में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का ऋण है? तो इसमें आंसर होगा द आयात। 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है? तो इसमें आंसर होगा स सेवानिवृत्ति पेंशन। और 16वां सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा ब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद बटा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद गुणा 100। तो इस प्रकार हम इस पाठ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो पहला सवाल दे रखा है कि रिक्त स्थान विधि से हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो आंसर आएगा रिक्त स्थान में उत्पाद। दूसरा सवाल है कि फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द से सूचित किया जाता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो आंसर आएगा मूल्यवर्धित। तीसरा है, मूल्यवर्धित की गणना करते समय फर्म के रिक्त स्थान उत्पादन का मूल्य लिया जाता है। तो रिक्त स्थान में आएगा उत्पादन। और चौथा सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध रिक्त स्थान को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो आंसर आएगा साधन आय। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला सवाल दे रखा है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं
जो शीघ्र नष्ट नहीं होती है तथा एक लंबे समय तक उपभोग में आती रहती है, वे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय परियोज्य आय को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल परीक्षा में पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय परियोज्य आय के अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय परियोज्य आय वह आय है जिसे एक राष्ट्र क्रय कर सकता है। तीसरा सवाल है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। चौथा सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर 25 करोड़ रुपए एवं उपदान 5 करोड़ रुपए है तो निव्वल अप्रत्यक्ष कर की गणना कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि निव्वल अप्रत्यक्ष कर का सूत्र होता है निव्वल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान, यानी 25 करोड़ में 5 करोड़ घटा देंगे तो आंसर आएगा 20 करोड़ रुपए, यानी निव्वल अप्रत्यक्ष कर होगा 20 करोड़ रुपए। पांचवा सवाल है कि मूल्यह्रास क्या है। तो पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट कर समायोजन के क्रम में सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोप या कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। यानी पूंजीगत वस्तुओं में नियमित टूट फूट या गिरावट के कारण उसके सकल निवेश में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। निवेश का तात्पर्य समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादन की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाला वह निवेश कहलाता है। सातवां सवाल है कि सकल निवेश से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा पूंजीगत स्टॉक में होने वाली ऐसी वृद्धि जिसमें पूंजी स्टॉक में होने वाली टूट फूट के लिए प्रतिस्थापन भी शामिल होता है, उसे सकल निवेश कहते हैं। आठवां सवाल है कि टेलीविजन, ट्रैक्टर, पंप सेट एवं भोजन में कौन सी वस्तु पूंजीगत वस्तुएं है। तो इसमें आंसर होगा ट्रैक्टर व पंप सेट पूंजीगत वस्तुएं है। नौवां सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो आंसर होगा इसका कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। 10वां सवाल है कि मानवीय श्रम का पारिश्रमिक क्या है। तो इसका आंसर होगा कि मानवीय श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी होती है। 11वां सवाल है कि पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा कि उत्पादक की अचल संपत्तियां, वर्ष के अंत में बचा कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल के स्टॉक को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। 12वां सवाल है कि अप्रत्यक्ष कर के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला है बिक्री कर और दूसरा है उत्पादन शुल्क। तीसरा है प्रत्यक्ष कर का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा आयकर। 14वां सवाल है कि निव्वल या शुद्ध निवेश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि निव्वल या शुद्ध निवेश बराबर है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। 15वां सवाल है कि आगत से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु के उत्पादन में जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें आगत कहते हैं। यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने में हम जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें आगत कहा जाता है। 16वां सवाल है कि राष्ट्रीय लेखांकन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाओं का सांख्यिकीय वर्गीकरण करना तथा उन आंकड़ों का विश्लेषण करने की रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय आय लेखांकन या सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को सांख्यिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह राष्ट्रीय लेखांकन कहलाता है। अगला सवाल है 17वां, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। 18वां सवाल है टिकाऊ वस्तुओं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि टिकाऊ वस्तुएं वे सभी उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुएं जिनका जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात
जो वस्तुएं प्रथम बार उपयोग के साथ ही समाप्त नहीं होती तथा जिनका प्रयोग बार बार लंबे समय तक किया जा सकता है वे टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, टीवी है, फर्नीचर है, मशीनें आदि। 19वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है, यानी संपत्ति, सीमेंट और उत्पादन। तो यहाँ पे संपत्ति स्टॉक है तथा सीमेंट उत्पादन प्रवाह है। 20वां सवाल कि उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय है। वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। 21वां सवाल है कि उपभोक्ता वस्तुओं से क्या आशय है। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता अपने अंतिम उपभोग के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, जैसे पेन और साबुन आदि। स्टॉक किसी चर की वह मात्रा जिसका माप एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है स्टॉक कहलाता है। स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। 23वां सवाल है कि श्रम को उत्पादन के साधन के रूप में दिया जाने वाले पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है। तो श्रम का पारिश्रमिक होता है मजदूरी, तो इसका आंसर होगा मजदूरी। 24वां सवाल है कि कोई दो सूचकांकों के नाम लिखिए। तो पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। 25वां सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा एक अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती है उनके बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। 26वां सवाल है निवल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है, यानी एनएनपी के बारे में बताना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर जो शेष बचता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। 27वां सवाल है कि अंतिम वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अंतिम वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उपभोग वस्तुएं और दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। 28वां सवाल है कि गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक बार ही किया जाता है, जैसे भोजन। व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से जो आय वास्तव में प्राप्त होती है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। तीसरा सवाल है ऐसी दो मदे बताइए जो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित नहीं की जाती। तो इसका आंसर होगा पहला होगा हस्तांतरण आय और दूसरा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से आय, जो कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। 31वां सवाल है कि राष्ट्रीय परियोज्य आय का सूत्र लिखिए। तो राष्ट्रीय परियोज्य आय का सूत्र होगा कि राष्ट्रीय परियोज्य आय बराबर बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व से प्राप्त अन्य चालू अंतरण। 32वां सवाल है कि राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय या वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। अगला सवाल है 33वां कि वह विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सकल घरेलू उत्पाद होगा वह विधि से C प्लस आई प्लस जी प्लस अक्ष माइनस एम, जहाँ C अंतिम उपभोग है, I अंतिम निवेश, G सरकारी व्यय, X निर्यात और M आयात। अगला सवाल है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति की सूचक कैसे होती है। तो इसका आंसर होगा देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने से लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़ता है तथा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। और लास्टवा सवाल है अति लघुत्रात्मक में 35वां कि माल सूची किसे कहते हैं। तो निर्मित वस्तुओं या अर्धनिर्मित वस्तुओं या कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष तक रखता है उसे माल सूची कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है महत्वपूर्ण उनके बारे में हमने चर्चा की है। आप सभी इनको याद करें, नोट करें। अब हम बात करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि पूंजी उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं के दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा उपभोग वस्तुएं। तो इसका उदाहरण बिस्कुट और टोस्ट
और पूंजीगत वस्तुएं हो गई मशीनरी या प्लांट। अगला सवाल है, कोई फर्म प्रति वर्ष 200 रुपये मूल्य की वस्तु का उत्पादन करती है, उस वर्ष में 40 रुपये की मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो फर्म को सकल मूल्य वर्धित परिकलित कीजिए। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि सकल मूल्य वर्धित बराबर होता है वस्तु का उत्पादन माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग। तो यहाँ वस्तु का उत्पादन 200 दे रखा है और मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग 40 दे रखा है, तो 200 में से 40 घटा देंगे तो 160 रुपये इसका आंसर आएगा। तीसरा सवाल है कि यदि एक राष्ट्र का कुल उपभोग व्यय 100 करोड़, कुल निजी विनियोग 400 करोड़, सरकारी विनियोग 600 करोड़ हो तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद होगा C प्लस I प्लस G, यानी कुल उपभोग प्लस कुल निवेश प्लस सरकारी व्यय। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 1000 प्लस 400 प्लस 600 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है कि आय के वर्तुल प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, अतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों के कारण आय एवं उत्पादों का एक दूसरे क्षेत्र के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह या आय का वर्तुल प्रवाह कहा जाता है। पांचवा सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है कि इसकी गणना करते समय सकल घरेलू उत्पादों में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ा जाता है, और सकल घरेलू उत्पाद होता है कि इसमें किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के मान का जोड़ होता है। छठवां सवाल है कि टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ वस्तुओं में अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग कई बार किया जा सकता है, जैसे मशीन, फर्नीचर आदि, जबकि गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, जैसे खाद्य पदार्थ, कच्चा माल आदि। सातवां सवाल है, यदि घरेलू आय 600 करोड़ रुपए तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस 6 करोड़ हो तो राष्ट्रीय आय बताइए। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय होती है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी 600 में से -6 जुड़ जाएंगे, यानी माइनस है तो घट जाएंगे, तो 600 में से 6 करोड़ घट जाएंगे तो 594 करोड़ राष्ट्रीय आय होगी। अगला सवाल है कि बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। तो बजटीय घाटा होता है यदि सरकारी व्यय में सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व से अधिक होती है, यानी G ग्रेटर देन T की स्थिति हो तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं। और व्यापार घाटा होता है किसी देश में निर्यातों से अर्जित राजस्व की तुलना में आयातों पर व्यय अधिक होता है, यानी आयात ज़्यादा है निर्यात की तुलना में, तो इस स्थिति में व्यापार घाटा होता है। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तियों को समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिनका वे अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय गणना के लिए व्यक्तिगत आय में से निम्न को घटा दिया जाता है, यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होती है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर माइनस गैर कर भुगतान, या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होती है C प्लस S, यानी उपभोग प्लस बचत। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक देश के निवासियों के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली वह आय है जिसको वे अपनी इच्छा अनुसार उपभोग पर व्यय कर सकते हैं या भविष्य के लिए बचत करके रख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व से प्राप्त निवल चालू अंतरण या
राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त निवल चालू अंतरण। 11वां सवाल है कि घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक देश की सीमा के अंतर्गत समस्त उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को घरेलू उत्पाद कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की सीमा के अंदर एवं बाहर किए जाने वाले उत्पादन के बाजार मूल्य को कहते हैं। 12वां सवाल है कि व्यक्तिगत आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिगत आय होती है कि देश के निवासियों की सभी स्रोतों से प्राप्त आय का योग होती है। यह आय वह राशि है जो व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होती है। इसमें देश और विदेशों से प्राप्त साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती है तथा इसमें निगम कर अवितरित लाभों को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका सूत्र होगा व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर माइनस परिवारों द्वारा दिया गया निवल ब्याज प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को अंतरण भुगतान। तो ये व्यक्तिगत आय का सूत्र है। या दूसरा सूत्र है कि व्यक्तिगत आय बराबर निजी आय माइनस निजी निगमित क्षेत्र की बचत या अवितरित लाभ माइनस निगम कर। अगला सवाल है 13वां कि स्टॉक प्रवाह में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है स्टॉक एक निश्चित बिंदु पर आर्थिक चर की माप है, जबकि प्रवाह है समय की एक निश्चित अवधि में आर्थिक चर की माप है। दूसरा, स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है, जबकि प्रवाह एक गत्यात्मक या गतिशील अवधारणा है। तीसरा है कि स्टॉक समय अवधि नहीं होती, जबकि प्रवाह में समय की अवधि होती है। चौथा है स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, जबकि प्रवाह स्टॉक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। पांचवा है संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, निर्माण, बैंक जमा, छत की टंकी में पानी आदि स्टॉक के उदाहरण है। तथा जबकि आय, मुद्रा पर व्यय, पूंजी पर ब्याज, पानी की टंकी से पानी का रिसाव आदि प्रवाह के उदाहरण है। अगला सवाल है 14वां कि मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं के मध्य अंतर उदाहरण सहित समझाइए। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कि उत्पादन में गैर साधन आगतें मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। इनमें गैर टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोक्ता अंतिम रूप से उपयोग करता है। दूसरा है मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है, जबकि अंतिम वस्तुओं की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। तीसरा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। चौथा है इन्हें संशोधन के बाद पुनः बेचा जा सकता है, जबकि अंतिम वस्तुओं को दोबारा बेचा नहीं जा सकता। और इसके उदाहरण है जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है ब्रेड बनाने के लिए गेहूं खरीदना, उल्टा दे रखा, जबकि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन का ब्रेड, यानी यहाँ पे कच्चा माल आएगा, थोड़ा उल्टा हो गया। 15वां सवाल है इस सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं। पहला अंतर है कि सकल घरेलू उत्पाद सभी घरेलू उत्पादों को मापता है, चाहे इसकी उत्पादन इकाइयों में राष्ट्रीयता का कोई भी हो, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न उत्पादन की मापन करता है। दूसरा अंतर है कि सकल घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है। तीसरा है इसमें घरेलू सीमा को ध्यान में रखा जाता है, इसमें राष्ट्रीयता को ध्यान में रखा जाता है। इसमें होता है चौथा है जीडीपी बराबर है जीएनपी बराबर निर्यात माइनस आयात। यहाँ जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेशों से आय।
तो इस प्रकार हमने ये अंतर जाने हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ आंकड़े दे रखे हैं और उनकी सहायता से निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी ज्ञात करना है। तो आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद 60,000, मध्यवर्ती लागत मूल्य 20,000, मूल्य ह्रास 4,000 और विदेशों से शुद्ध आय 800। तो हमें सबसे पहले हम जीएनपी ज्ञात करेंगे। तो जीएनपी बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मध्यवर्ती लागत मूल्य प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो हम 60,000 में से 20,000 घटा देंगे और 800 जोड़ देंगे तो हमारे पास जीएनपी 40,800 रुपये आ जाएगा। और जब हम एनएनपी निकालेंगे तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे, यानी 40,800 में से 4,000 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36,800 रुपये। 40,000 रुपये दे रखे, तो यहाँ 40,800 आते हैं, ठीक है। तो 40,800 आएंगे यहाँ पे, तो आंसर आएगा 36,800। एक अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों एवं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना कीजिए। तो ये आंकड़े दे रखे हैं। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद 8,000 करोड़, विदेशों से प्राप्त निवल साधन कारक आय 200 करोड़, अवितरित लाभ 1,000 करोड़, निगम कर 500 करोड़, परिवार द्वारा प्राप्त ब्याज 1,500 करोड़, परिवार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज 1,200 करोड़, अंतरण आय 300 करोड़, व्यक्तिगत कर 500 करोड़। तो व्यक्तिगत आय का सूत्र होता है साधन कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर प्लस परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज माइनस परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज प्लस अंतरण आय। तो हम ये सब आंकड़े रख देंगे। 8,000 प्लस 200 माइनस 1,000 माइनस 500 प्लस 1,500 माइनस 1,200 प्लस 300। तो हमारे पास कारक व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी 7,300 करोड़ रुपए। तो हमें व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकालनी है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होते हैं व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। तो 7,300 माइनस 500, तो आंसर आएगा 6,800। तो इस प्रकार हमने जो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।